स्वागत है आप सभी का खाद्य एवं फल संरक्षण की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि चाहे जिस माध्यम से आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर रहे हों, कृपया मेरे इस YouTube चैनल के पेज पे जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसा करने से जैसे ही कोई नया वीडियो, कोई नई क्लास इस चैनल पे अपलोड होगी, आप तक उसकी सूचना तत्काल और निर्बाध रूप से पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी सूचना आपकी स्क्रीन पे आ रही है। आज की क्लास सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक पर आधारित है और यह क्लास मैं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय अध्याय के तहत डिलीवर कर रहा हूं। तो अब हम इस क्लास में बात करेंगे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को, वो कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। अभी पिछली क्लासेस में हमने सूक्ष्म जीवों का विस्तार से अध्ययन किया है। अब हम उन घटकों या कारकों का अध्ययन करेंगे जो किसी भी खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को सीधे सीधे तौर पे इम्पैक्ट करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। या तो उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं या फिर उनकी क्रियाशीलता को घटा देते हैं। और वे कौन कौन से कारक हैं जिनका प्रयोग करके हम सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फल एवं सब्जियों तथा उनसे निर्मित खाद्य पदार्थों को खराब करने के उत्तरदायी यद्यपि सूक्ष्म जीव ही हैं, किंतु उनके खराब होने की गति में अन्य बहुत से घटक सहायक होते हैं। उचित वातावरण में सूक्ष्म जीव शीघ्रता से वृद्धि कर खाद्य पदार्थों को भी शीघ्रता से खराब करते हैं। मतलब समझ में आया? मतलब कि उत्तरदायी खाद्य पदार्थों को खराब करने के सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बहुत हद तक विभिन्न घटकों पर आश्रित होती है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पदार्थ में सूक्ष्म जीवों का उपस्थित रहना ही उनके खराब होने का कारण नहीं है। यदि उन्हें उचित वातावरण ना मिले तो वह निष्क्रिय हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों या घटकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है फल एवं सब्जियों के आंतरिक जैव रासायनिक गुण और दूसरा भाग है फल एवं सब्जियों का बाह्य वातावरण। मतलब कि खाद्य पदार्थों के अंदर जो जैव रासायनिक गुण हैं वो भी महत्वपूर्ण कारक हैं, और फल एवं सब्जियों का जो बाहरी एटमॉस्फेयर है वो भी एक कारक है कि उन पर सूक्ष्मजीव क्रियाशील होंगे या नहीं होंगे। अब हम देखेंगे फल एवं सब्जियों के आंतरिक जैव रासायनिक गुण। तो ये कौन कौन से आंतरिक जैव रासायनिक गुण हैं जो कि सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं? तो इस श्रेणी के घटकों में प्रमुख रूप से निम्न तत्व सक्रिय होते हैं। एक एक करके देखिए।
पहला है पीएच मान। पीएच मान आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी बताता हूं आपको। पीएच मान अम्लीयता या क्षारीयता, नमी की मात्रा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी तत्व और खाद्य पदार्थों की जैविक संरचना। ये 6 तत्व हैं जो मतलब कि ये 6 आंतरिक जैव रासायनिक गुण हैं जिन पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता निर्भर करती है। अब हम एक एक करके इनको विस्तार से देखेंगे। पीएच मान, तो पीएच मान क्या होता है भाई? पीएच मान 0 से 14 तक की संख्याओं की एक श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि दिया गया पदार्थ या घोल अम्लीय है या क्षारीय है। यह कैसे ज्ञात करते हैं? तो 0 से 14, इसमें जो 7 है वो मध्यमान है पीएच मान का, और यह आसूत जल मतलब कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से 0 की तरफ बढ़ने पर घोल की अम्लीयता बढ़ती जाती है और 7 से 14 की तरफ बढ़ने पर घोल की क्षारीयता बढ़ती जाती है। इस पैमाने के आधार पर हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि दिया गया घोल या पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। स्पष्ट हो चुका होगा आप लोगों को। अब देखते हैं अपने मुद्दे को कि पीएच मान किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को इंपैक्ट करता है। तो अधिकांश जीवाणु पीएच मान 4 से कम होने तथा 9 से अधिक होने पर वृद्धि नहीं कर पाते। मतलब समझ में आया? 4 से कम मतलब कि पीएच मान 4 से कम अर्थात घोल या पदार्थ बहुत ज्यादा अम्लीय है, या 9 से अधिक। 9 से अधिक क्या होगा? क्षारीयता बढ़ती जाएगी, तो क्षारीय। 4 से कम और 9 से अधिक यदि किसी का पीएच कर दिया जाए तो वो जीवाणुओं से प्रभावित नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार खमीर और फफूंदी पीएच मान 2 पर भी क्रियाशील रहते हैं। मतलब कि अगर पीएच मान 2 से भी कम है, मतलब कि पदार्थ और बहुत ज्यादा अम्लीय है, उसमें भी खमीर और फफूंद एक्टिव रहते हैं। और यही कारण है कि अचार जीवाणुओं से खराब नहीं होते हैं। वो किससे खराब होते हैं? वो ज्यादातर फफूंद और खमीर से खराब होते हैं। ठीक है, इसीलिए अम्लीय फल एवं खाद्य पदार्थ जैसे कि फल स्क्वैश, सिरका, खट्टे किस्म की सब्जियां और अचार आदि जीवाणुओं से कम प्रभावित होते हैं। कुछ पदार्थ जो कम अम्लीय होते हैं उनकी अम्लता को बढ़ाकर उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे समझ में आया आपको? यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 5 है तो उसे यदि हमको जीवाणु, फफूंद और खमीर तीनों से बचाना है तो 2 से भी नीचे कर दीजिए। मतलब पीएच मान 2 से नीचे ले आइए, तब वो खराब नहीं होगा। सिर्फ जीवाणुओं से बचाना है तो 4 से नीचे ले आइए। तो उनकी अम्लता को बढ़ाकर उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। अम्लीय पदार्थ अधिकांशतः खमीर और फफूंद द्वारा ही खराब होते हैं। अब एक चार्ट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके माध्यम से आप और सुगमता से एक ही एक ही नजर में आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पीएच मान का ये चार्ट है, 0 से 11 तक है, लेकिन ये 14 तक है। इसमें कॉलम बने हुए हैं जीवाणु, फफूंद, ईस्ट मतलब खमीर और एंजाइम के बारे में भी बताया जा रहा है। जीवाणु जो है वो 9 से 4, ये सक्रिय और निष्क्रिय। जो एकदम प्लेन है वो निष्क्रिय है, और जो डैश डैश करके है, डॉटेड एरिया है, वो सक्रिय है। तो जीवाणु की सक्रियता कहां से कहां तक होती है? 9 से 4। फफूंद की सक्रियता कहां से कहां तक होती है? तो 9 से 2। खमीर की सक्रियता 9 से 2, और एंजाइम की सक्रियता 8 से 4.5। ठीक है, इसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि
किस प्रकार कितना पीएच हम कर दें कि वो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की पकड़ से बाहर हो जाए। तो जीवाणु, फफूंद और खमीर यदि क्षारीयता ज्यादा कर दें, 9 से ज्यादा कर दें पीएच मान, तो ये तीनों से बच जाएंगे, इवन एंजाइम से भी बच जाएंगे। और यदि अम्लीयता ज्यादा कर दें, मतलब कि 2 से कम पीएच मान कर दें किसी भी खाद्य पदार्थ का, तो वो जीवाणु, फफूंद, खमीर और एंजाइम तीनों से बच जाएगा वो पदार्थ। अब आगे नमी की मात्रा, यह भी महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों के क्रियाशील होने के लिए उचित नमी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक जल की मात्रा को व्यक्त करने की इकाई को वाटर एक्टिविटी, उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो AW से करते हैं, वाटर एक्टिविटी कहते हैं। इस वाटर एक्टिविटी की परिभाषा क्या है, तो एक ही तापक्रम पर माध्यम का वाष्प दबाव और शुद्ध जल के वास्तु दबाव का अनुपात वाटर एक्टिविटी कहलाता है। कम से कम वाटर एक्टिविटी की इकाई जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक है वह इस प्रकार है। जीवाणु के लिए 0.91, खमीर के लिए 0.88 और फफूंद के लिए 0.8। ये नमी की मात्रा है, वाटर एक्टिविटी की मात्रा है, जिस पर सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, मतलब सूक्ष्म जीव एक्टिव रहते हैं। अब यदि हमको नमी की मात्रा को संज्ञान में लेके सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को रोकना है, तो हमको ये जो लेवल आपको दिखाया जा रहा है, इस लेवल से नमी की मात्रा को कम करना होगा। अधिकांश जीवाणु 0.91 AW यानी कि वाटर एक्टिविटी मान से कम होने पर वृद्धि नहीं कर पाते, जबकि फफूंद कम से कम 0.8 वाटर एक्टिविटी मान पर भी वृद्धि कर सकती है। विष उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम 0.95 AW मान होने पर वृद्धि नहीं कर पाता। ईस्ट मतलब कि खमीर और फफूंद की कार्य क्षमता अधिक विस्तृत वाटर एक्टिविटी मान पर होती है। आगे अगला पॉइंट, पोषक तत्वों की मात्रा। तो पूर्ण विकसित पौधों की भांति सूक्ष्म जीवों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों में ऊर्जा, नाइट्रोजन, विटामिन और खनिज शामिल हैं। पोषक तत्वों की आवश्यकता फफूंद को सबसे कम होती है, जीवाणुओं को सर्वाधिक और खमीर को मध्यम। ऊर्जा के लिए सूक्ष्म जीव फल और सब्जियों में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट और वसा को साधारण शर्करा में परिवर्तित कर उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु सूक्ष्म जीव एमाइनो एसिड का उपयोग करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव तो पेप्टाइड्स और प्रोटीन का भी उपयोग करते हैं। सूक्ष्म जीवों को विटामिन बी की आवश्यकता होती है, जो कि इतनी कम है कि उन्हें सभी प्रकार के प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से वह उपलब्ध हो जाती है। ग्राम धनात्मक जीवाणु में संश्लेषण क्षमता कम होती है और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु और फफूंदी में संश्लेषण क्षमता अधिक होती है। इसीलिए यह उन खाद्य पदार्थों में भी पनपते हुए देखे गए हैं जो विटामिन बी से रहित होते हैं। फल आमतौर से विटामिन बी रहित होते हैं, एकमात्र बेल को छोड़कर। इसीलिए इनमें इन्हीं सूक्ष्म जीवों द्वारा खराबियां की जाती हैं। फल और सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर रहती हैं, इसलिए इनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अधिकता से होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए, अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म जीवों की क्रियाशील रहने के लिए
पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और उनका पोषक तत्व क्या है? विटामिन बी है और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है। अब प्रति सूक्ष्म जीवी तत्व मतलब कि ऐसे तत्व जो कि स्वयं में इनका प्रतिरोध करते हैं। किसका? सूक्ष्म जीवों का। तो कुछ खाद्य पदार्थों में प्रति सूक्ष्म जीवी तत्व होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को कुछ सीमा तक नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए बेंजोइक एसिड, मतलब जिससे कि सोडियम बेंजोएट बनता है। बेंजोइक एसिड जो कि क्रैनबेरी में पाया जाता है, प्रति सूक्ष्म जीवी तत्व है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अगला अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि उपापचयन विभव। जो पदार्थ जितना अधिक ऑक्सीकृत होगा उसका विद्युत विभव उतना ही धनात्मक होगा, तथा जो पदार्थ जितना अधिक अपचयी होगा उसका विद्युत विभव उतना ही ऋणात्मक होगा। दोनों के बराबर होने पर विद्युत विभव शून्य होगा। विद्युत विभव को EH प्रतीक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कुछ जीवाणु अपनी वृद्धि के लिए ऋणात्मक EH और कुछ धनात्मक EH चाहते हैं। ऋणात्मक EH चाहने वाले जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम है और धनात्मक EH चाहने वाले बैसिलस जीवाणु है। खमीर और फफूंदी धनात्मक EH चाहते हैं। अधिकांशतः फलों के रस का EH +300 से +400 होता है। इसीलिए उन्हें वायुजीवी जीवाणु और फफूंदी नष्ट करती है। समझ में आ गई होगी बात। अगला टॉपिक देखते हैं, जैविक संरचना। तो कुछ फलों एवं सब्जियों में प्रकृति ने रक्षात्मक आवरण प्रदान किया है जो कि उनकी सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से रक्षा करता है। किनका? खाद्य पदार्थों का, जैसे बेल, कैथा, अखरोट, नारियल इत्यादि। फलों का कठोर छिलका, मतलब ये जितने भी फलों के नाम मैंने लिए हैं, ये इनकी जो जैविक संरचना है वो स्वयं में इनकी रक्षा करती है सूक्ष्म जीवों से। इसीलिए वे फल या सब्जियां जिनका छिलका फट जाता है सूक्ष्म जीवों से शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक का दूसरा बिंदु, फल एवं सब्जियों का बाह्य वातावरण। अब तक हमने क्या देखा? आंतरिक जैव रासायनिक गुणों को हमने पढ़ा। अब हम बाह्य वातावरण को पढ़ रहे हैं। तो बाह्य वातावरण से तात्पर्य फल और सब्जियों के आसपास के वातावरण से है, जिनमें निम्न घटक आते हैं। कौन कौन से घटक आते हैं? तो पहला है वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता, दूसरा है वायुमंडलीय गैसें और तीसरा है वातावरण का तापक्रम। अब हम पहले को देखेंगे, वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता। तो फल एवं सब्जियों को परिरक्षित किए गए भंडार गृहों की सापेक्ष आर्द्रता फलों के वाटर एक्टिविटी मान और सूक्ष्म जीव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक सापेक्ष आर्द्रता होने से संग्रहित फल एवं सब्जियों का वाटर एक्टिविटी मान बढ़ जाता है तथा वे सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। मतलब कि अधिक सापेक्ष आर्द्रता से सूक्ष्म जीव अधिक क्रियाशील होते हैं। इसीलिए आर्द्रता नहीं होनी चाहिए उस स्थान पर जहां पर खाद्य पदार्थों को भंडार करके रखा जाए, मतलब जहां पर इनका भंडारण करके रखा जाए। अब वायुमंडलीय गैसें। तो वायुमंडल की कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को कम करती है।
भंडार गृहों में कार्बन डाइऑक्साइड 10% रखी जाती है, क्योंकि इसमें फल तथा सब्जियां सूक्ष्म जीवों से शीघ्र ही प्रभावित नहीं होते हैं। इसी तरह से ओजोन गैस की उपस्थिति भी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर विपरीत प्रभाव डालती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो जीवाणु, फफूंद और खमीर के लिए आवश्यक है। मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रियाशील रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में या ओजोन की उपस्थिति में इनकी क्रियाशीलता घट जाती है, निष्क्रिय हो जाते हैं। अब हम देखेंगे वातावरण का तापक्रम। तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि फल एवं सब्जियों से निर्मित खाद्य पदार्थ कितने तापक्रम पर तैयार किए गए हैं तथा तैयार हो जाने के पश्चात कितने तापक्रम पर संग्रहित किए गए हैं। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता विस्तृत तापक्रम पर होती है, जैसे कि कुछ सूक्ष्म जीव 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर भी बढ़ते हुए देखे गए हैं, और वहीं कुछ सूक्ष्म जीवों के बढ़ने की अधिकतम सीमा 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम है। तो तापक्रम के अनुसार सूक्ष्म जीवों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? तो पहला है साइक्रोफिलिस। ये क्या है? तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिनकी वृद्धि के लिए उचित तापक्रम 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उनको साइक्रोफिलिस कहते हैं। दूसरा है मिसोफिलिस। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिनकी क्रियाशीलता के लिए 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उचित होता है, उनको मिसोफिलिस कहते हैं। और तीसरा है थर्मोफिलिस। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनकी क्रियाशीलता के लिए 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उचित होता है, थर्मोफिलिस कहे जाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वातावरण का तापक्रम किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करता है, उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अतः सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला घटक तापक्रम ही है, और उच्च तापक्रम तथा निम्न तापक्रम पर आधारित फल परिरक्षण की 2 प्रमुख विधियां डिब्बाबंदी मतलब कि कैनिंग और हिमीकरण मतलब कि फ्रीजिंग है, जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप होने वाली खराबियों को फल एवं सब्जियों में नहीं होने देते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछें। मैं यथाशीघ्र आपको समाधान उपलब्ध कराऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नई क्लास की सूचना बिना किसी रुकावट के आप तक यथाशीघ्र पहुंच पाएगी। इसके अलावा आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको यूट्यूब पेज पे जाना है, मेरे इस चैनल के यूट्यूब पेज पे जाना है। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐसा करने से इन वीडियोस को बार बार देखने के लिए आपको बार बार डेटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका डेटा एक बार खर्च होगा सिर्फ वीडियो को डाउनलोड करने में, और आप अनगिनत बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए,
नोट्स रिवाइज करिए और आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में अभी से जुट जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।